Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. This is our English grammar class. Today we have studied about verbs and its kinds. It is very important lecture regarding English grammar. So you must be focused on our today's lecture. Dear student, let's start with its definition. A verb is a word that tells something about a person or thing, and it is the most important word in a sentence. Verb जो है बहुत ही important word है किसी भी सेंटेंस का, और ये क्या करता है, ये हमें किसी भी शख्स के बारे में या चीज़ के बारे में कोई एक्शन जो उसने लिया है सेंटेंस के दरमियान, एक वो हमें उसके बारे में बताता है. In other words, you can say a verb is an action which is taken by a subject on an object. Here we see three different reflections of verb. The first one is what a person or thing does. Heather laughs, clock strikes. एक शख्स या चीज क्या करती है, वर्ब जो है वो क्या करती है, उसका करना बताया जाता है कि वो क्या करता है. सेंटेंस के अंदर वो उसका किरदार क्या है. हैदर लाफ्स, देखिए हैदर हंसता है. क्लॉक स्ट्राइक्स, टाइम, घड़ी टाइम बताती है. नेक्स्ट एग्जांपल में देखें, व्हाट इज डन टू अ पर्सन और थिंग. अगले में क्या होता है कि एक अगली एग्जांपल में हमारे पास है कि वो उस चीज के बारे में, व्हाट इज डन, कि उस चीज के या उस शख्स के साथ क्या हो चुका है, उसके बारे में बताया जा रहा है, उसके बारे में डिटेल दे रहा है. क्या वर्ब. द विंडो इज ब्रोकन, विंडो के बारे में बता रहा है कि उसके साथ क्या मामला हो चुका है. विंडो इज ब्रोकन, खिड़की टूट चुकी है. नंबर 3, बट अ पर्सन और थिंग इज. तीसरी एग्जाम्पल में रिफ्लेक्शन में हमें वर्ब जो बता रहा है कि उसकी हालत के बारे में बताता है कि उस वर्ब की भी वो क्या है, वो चीज़ उसकी मौजूदा हालत बताता है. देखें, द कैट इज डेड. अब वो जो बिल्ली है जो वो मरी हुई है, तो वो उसकी हालत के बारे में हमें वर्ब बता रहा है. इसी तरह सेंटेंस जो है हमें मुख्तलिफ तरीके से, ये 3 तरीके से हमें उसकी हालतें बताता है. और ये वर्ब जो है, ये एक सब्जेक्ट जो है, वर्ब जो है एक एक्शन है जो एक सब्जेक्ट लेता है, किसके ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर. लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, which comprise of kinds of verbs, which is a few kinds of verbs. There are number 1, transitive verbs, intransitive verbs, direct object, indirect object, infinitive, linking, strong and weak, irregular, auxiliaries or helping verbs. So let's discuss the first one, transitive verbs. Transitive verbs which have an object are called transitive verbs. In other words, these are sentences which can be converted into passive forms. देखें, ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिनके ऑब्जेक्ट होते हैं. अब सेंटेंस में देखते हैं, सेंटेंस में 3 चीजें मेन होती हैं. एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है. सब्जेक्ट का काम है, एक डूइंग पर्सन है, ठीक है, वो काम करने वाला है, और वो जो काम क्या है, जो एक्शन क्या है, वो वर्ब का काम होता है, वो वर्ब परफॉर्म करता है. और किसके ऊपर कोई एक्शन या काम लिया जा रहा है, वो है ऑब्जेक्ट. तो ये 3 चीजें किसी भी सेंटेंस के अंदर होती हैं. एग्जांपल देखें, अली अरेंज्ड द फ्लावर्स. अब यहाँ पे देखें, द फ्लावर जो है ऑब्जेक्ट है, अरेंज क्या है, एक्शन है. कौन ले रहा है, अली. अली सब्जेक्ट है, अरेंज जो है हमारा एक वर्ब है, और ये किस पे लिए जा रहा है, फ्लावर्स में. इसी तरह ही इज बीटिंग द बॉय. अब वो लड़के को मार रहा है. अब यहाँ पे देखें, ही जो है वो सब्जेक्ट है और बीटिंग जो है हमारा मेन वर्ब है. और यहाँ पे देखें, द बॉय ऑब्जेक्ट है और इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, जो हम कमिंग स्लाइड्स जो है इसी लेक्चर में इंशाल्लाह क्लियर करेंगे. द बॉय जो है ऑब्जेक्ट है. इसी तरह ही रीड्स मैनी बुक्स आपका ऑब्जेक्ट है, रीड्स वर्ब है और ही सब्जेक्ट है. आई रोट अ बुक, अब ये लास्ट ईयर. अब आ बुक जो है आपका ऑब्जेक्ट है, रोट आपका वर्ब है और आई जो है आपका सब्जेक्ट है. I hope you may understand
transitive verbs. The next one is intransitive verb. Intransitive verb just the opposite of transitive verbs. Transitive verbs we just have read about transitive verbs, that transitive verbs are those who have an object with them. But here intransitive verbs are those who do not have an object. अब यहाँ पे देखें इनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता, ये इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब्स में माजिद अराइव्ड यस्टरडे, यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट नहीं देख रहे हैं, एक एक्शन देख रहे हैं जो माजिद ने लिया है, एक सब्जेक्ट ने लिया है, लेकिन यहाँ पे आप किसके ऊपर लिया है कोई नहीं नजर आ रहा है। अब आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सवेरे उठता हूँ। अब यहाँ देखिए गेट अप, गेट क्या है आपका वर्ब है, आई जो है आपका सब्जेक्ट है, लेकिन बाकी जो है आपका प्रीडिकेट्स। प्रीडिकेट्स वो होता है जो एक वर्ब या गेट अप से लेके, ये गेट से लेके मॉर्निंग तक ये आपका प्रीडिकेट्स है जो फाइल के बारे में या सब्जेक्ट के बारे में बताता है। तो यहाँ आपने क्या समझा कि यहाँ पे देखें आप कि इंट्रांजिटिव वर्ब में आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है, और ट्रांजिटिव वर्ब में क्या था, उसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट थे, और वो आप देखते थे कि उसको पैसिव वाइज को कन्वर्ट किया जा सकता था, लेकिन इसको पैसिव में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। आगे हमारे पास डायरेक्ट आगे जब हम पढ़ते हैं तो अगर किसी सेंटेंस के अंदर दो ऑब्जेक्ट आ जाए, दो किस्म के भी ऑब्जेक्ट आ जाते हैं बाज़ बार, तो फिर थोड़ा सा उसके अंदर बाइफिकेशन करना, उसमें तफरीक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उसको समझने के लिए हम देखते हैं इसको, इसका इंग्लिश ग्रामर में इसके दो नाम दिए गए हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। जब किसी सेंटेंस में अगर दो ऑब्जेक्ट आ जाए, अब द ऑब्जेक्ट गिवन टू द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है पढ़ लेते हैं। द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट गिवन टू द रेसिपिएंट, वो क्या कह रहा है, गिवन टू द रेसिपिएंट, जो वसूल करने वाला है, जो रिसीव करने वाला है, वो ऑब्जेक्ट कोई भी चीज़ है वो रेसिपिएंट को दी जाए, वसूल करने वाले को दी जाए, वो क्या कहलाती है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाती है। हम यहाँ पे देखें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, वो कहते हैं कि द रेसिपिएंट हिमसेल्फ इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। रेसिपिएंट क्या है, रेसिपिएंट खुद जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे क्या था, वो कोई चीज जो है रेसिपिएंट को दी जाए, वसूल करने वाले को दी जाए। यहाँ पे वो क्या कह रहा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में वो कह रहा है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो वो रिसीव करने वाला जो रेसिपिएंट है ना, वो खुद ही क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से आप क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला मजीद। देखें, ही रोट मी अ लेटर लास्ट वीक, ही रोट, ही क्या है हमारे पास सब्जेक्ट है, रोट क्या है वर्ब है, मी भी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। अब अगर यहाँ में फुल स्टॉप लगा दे तो मी के बाद, तो आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। ही रोट मी, वो उसने मुझे लिखा, ठीक है। तो आ लेटर एक और आ गया, अब आ लेटर भी आ गया तो हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट आ गया। अब यहाँ पे जब दो ऑब्जेक्ट आ जाए तो इसको बताने के लिए एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब इसमें आपको देखें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, ही रोट अ लेटर, अगर मी हटाता हूँ तो ये एक सिंपल एक ऑब्जेक्ट बन जाता है, चीज बन जाती है। एक जो ही रोट अ लेटर, उसने वो खत लिखता, उसने खत लिखा, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है। अ लेटर क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, तो वो सीधा एक। अब मी अगर आ जाता है तो मी जो है एक और ऑब्जेक्ट आ जाता है। अब ये क्या है, ये एक रेसिपिएंट है, वसूल करने वाला है, रेसिपिएंट है। अब मी जो है एक और ऑब्जेक्ट है। तो आ लेटर देखें, मी वो ये लेटर आप गौर से देखेंगे तो मी की तरफ जा रहा है, मी वसूल करने वाला है उसको, तो ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। तो ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया मी, और ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। Here letter is a direct object while me is an indirect object and also a recipient। क्या है, मी क्या है, indirect object के साथ साथ क्या है, recipient भी है। इसी तरह देखें, अहमद gave her mother a card, अगर आप कहते हैं अहमद gave a card तब भी ठीक है। अगर हम अहमद gave her mother अगर हम कहते हैं तो यहाँ भी बात कंप्लीट नहीं हो रही है, समझ नहीं आ रही है। हमारे पास ऑब्जेक्ट तो आ गया है, लेकिन बात इसलिए नहीं क्लियर हो रही है कि उसने क्या चीज दी है, क्योंकि थोड़ा इसमें इनकम्प्लीशन रह जाती है। अहमद गेव हर मदर, अहमद ने अपनी माँ को क्या दिया है, एक बात है, लेकिन आ कार्ड आई तो एक और ऑब्जेक्ट आ जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास आ कार्ड जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, हर मदर क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। हर मदर रेसिपिएंट भी है, वसूल करने वाला है। आ कार्ड क्या है, आ कार्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये आपका देर से होगा लेक्चर, पिछले खत्म हो गया, पिछला सारा खत्म हो गया,
अभी शुरू की सर से पूछा। तो ये अब स्टूडेंट में मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा फर्क क्या है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनसे पूछें। Let's move on to our next slide, which is about infinitive verbs. Infinitive verbs are those. Let's start with its definition. When we use the preposition to, preposition हमारे पास है ना, to है, of है, about है, इस तरह की ये preposition है. तो when we use a preposition to before a verb, it becomes infinitive. वो कहता है कोई भी वर्ब सेंटेंस के अंदर आप वर्ब देखते हैं, वर्ब के बारे में आप अच्छी तरह समझ गए, उसकी डेफिनेशन के बारे में भी आप जान गए। अब वर्ब अगर सेंटेंस में देखते हैं, लेकिन उसके साथ अगर आप एक प्रपोजिशन देखते हैं, वर्ड देखते हैं, क्या टू, अगर आप टू देख लेते हैं तो वो क्या बन जाएगा, आपका इन्फिनिटिव वर्ब कहलाएगा। इट कुड ओनली बी यूज्ड इन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। दूसरा आपने क्या इसमें गौर से एक चीज देखेंगे, आप एक और चीज इसमें गौर करेंगे तो नजर आएगी आपको कि जब भी वो वर्ब होगा वो पहली फॉर्म में होगा, वो सेकंड या थर्ड फॉर्म में नजर नहीं आएगा, फर्स्ट फॉर्म में नजर आएगा। टू अगर लगा हुआ होगा उसके साथ तो फर्स्ट फॉर्म में होगा। इन्फिनिटिव्स आर नॉट द मेन वर्ब्स एंड आल्सो दे डू नॉट एक्ट एज वर्ब। वो कह रहा है कि उस सेंटेंस के अंदर जिसमें आप इन्फिनिटिव वर्ब देखते हैं तो वो मेन वर्ब भी नहीं होंगे, उसके साथ एक और मेन वर्ब लगा हुआ होगा लाजमी, और वो जो है वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल नहीं हो रहे, तो टू लगा हुआ होगा, ठीक है, तो वो आपके इन्फिनिटिव वर्ब्स कहलाएंगे। एग्जांपल इसके हम देख लेते हैं, जैसे आई एम गोइंग टू ब्रिंग सम वेजिटेबल्स। गोइंग क्या है हमारे पास, मेन वर्ब है, जाना, गो एंड गॉन, ठीक है, हम ये फॉर्म देख लेते हैं। आई एम गोइंग टू ब्रिंग सम वेजिटेबल्स। फिर एक और फर्क देखें, ब्रिंग पहली फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ब्रॉड नहीं आ रहा, टू आ गया ना, टू इसकी बेहतरीन पहचान है, तो टू जब भी आ जाएगा तो उसके साथ पहली फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म आप देखेंगे वर्ब की, और ये टू एक निशानी है कि ये इन्फिनिटिव वर्ब है। गोइंग हमारा मेन वर्ब है। अब टू ब्रिंग जो है ये आपका मेन वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इसकी आप फॉर्म वगैरह चेंज नहीं करेंगे। इस तरह वी आर गोइंग टू फिनिश आवर वर्क इन टाइम, गोइंग आ गया, तो इसी तरह टू फिनिश ये आपका इन्फिनिटिव वर्ब। जेरेंट क्या होता है, जेरेंट क्या आप उसके बच्चे जानते हैं, जेरेंट में भी एक वर्ब ही होता है, वर्ब इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन वर्ब जो है नाउन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा होता है। व्हेन अ वर्ब ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के बारे में मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ एडजेक्टिव के लेक्चर में। प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसमें आईएनजी लगा हुआ होता है, व्हेन अ वर्ब ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल इज यूज्ड एज नाउन। कोई भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो वर्ब है, वर्ब जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल का वो नाउन के तौर पर अगर इस्तेमाल हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, जेरेंट कहलाएगा, ठीक है। जैसे आई लाइक ईटिंग, लाइक आपका मेन वर्ब है, ईटिंग क्या है, ये भी वर्ब ही है, लेकिन ईटिंग क्या है, एक नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह ही इज गुड इन सिंगिंग, इज जो है आपका ये मेन वर्ब इस वक्त, हालांकि हेल्पिंग वर्ब है लेकिन यहाँ पे मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। ही इज गुड इन सिंगिंग, सिंगिंग क्या है आपका, ये आपका जेरेंट है। तो स्टूडेंट्स let's see what's our next slide is about. The next slide is linking verbs. Linking verbs are linking, some verbs need an adjective, an adverb or a preposition to complete their meanings. They are called linking verbs. देखिए गौर से, linking verbs वो होते हैं बेटे कि जिन बाजू का सेंटेंस के अंदर ना इनकम्प्लीशन होती है, जब तक उनके साथ कोई एडजेक्टिव ना लग जाए, कोई एडवर्ब का इजाफा ना हो जाए या कोई प्रेपोजिशन का इजाफा ना हो, तो उसके मीनिंग या आपको समझ नहीं आएगी कि ये सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है। तो ऐसे वर्ब्स जो हम उनके साथ ऐड करेंगे तो वो क्या कहलाएंगे, लिंकिंग वर्ब्स कहलाएंगे। एग्जांपल है, अब देखें इनकम्प्लीशन भी और कंप्लीट में दोनों बताऊंगा आपको। द कस्टमर्स आर, द कस्टमर्स आर, देखें कस्टमर्स क्या है हमारे पास, द कस्टमर्स ये हमारे पास सब्जेक्ट है, आर क्या है हमारे पास, एक वर्ब है। अभी दोनों चीजें मौजूद हैं लेकिन फिर हमें आगे समझ नहीं आ रही, ये इनकम्प्लीट है, तो कोई ना कोई हमें इनके साथ एडजेक्टिव लगाएंगे, कोई प्रेपोजिशन लगाएंगे या कोई एडवर्ब लगाएंगे ताकि इनके सेंटेंस की हमें मीनिंग पता चल सके कि ये क्या, इस सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है। तो कंप्लीट कैसे होंगे, वो वर्ब क्या कहलाएंगे, वो वर्ब कहलाएंगे लिंकिंग वर्ब। दी कस्टमर्स आर हैप्पी, अब ये कंप्लीट हो गया, तो ये क्या, ये कौन से वर्ब हमारे, अब ये जो वर्ब है ये कौन से हैं, ये हमारे लिंकिंग वर्ब।
क्योंकि ये आर जो है हैप्पी के साथ लिंक हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे लिंकिंग वर्ब कहलाते हैं। अमजद इज फीलिंग, अब अमजद इज फीलिंग, ठीक है, अमजद महसूस कर रहा है, इनकम्प्लीशन है, कैसा महसूस कर रहा है, अच्छा भी तो महसूस कर सकता है, वो बुरा भी महसूस कर सकता है, तो यहाँ पे बात कंप्लीट नहीं हुई। अगर यहाँ पे हम कहते हैं अली इज फीलिंग बेटर, कि अली बेहतर महसूस कर रहा है, तो अब देखें इस जो है आपका ये ऐसा लिंकिंग वर्ब बन गया है जिसमें बात कंप्लीट कर दी गई है, जो इसके साथ फीलिंग बेटर के साथ कंप्लीट लिंक अप हो गया है। तो ये हमारे कौन से वर्ब कहलाएंगे? लिंकिंग वर्ब्स कहलाएंगे। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड which is about strong and weak verbs. Students, verbs can be divided into two broad categories. वर्ब्स को बेहतरीन तरीके से समझने के लिए इंग्लिश ग्रामर में क्या किया गया कि इनको बहुत मजबूत दो इसकी बड़ी बड़ी कैटेगरी बना दी है, ठीक है, उनके हिस्से बना दिए गए, जो दो कहलाते हैं, स्ट्रॉन्ग और दूसरा स्ट्रॉन्ग और वीक, अलग अलग, वो एक स्ट्रॉन्ग वर्ब्स कहलाएंगे और दूसरा वीक वर्ब्स कहलाएंगे। पढ़ लेते हैं इनमें क्या फर्क है। स्ट्रॉन्ग एंड वीक, स्ट्रॉन्ग एंड वीक वर्ब्स differ in the manner of which they form the past tense. स्ट्रॉन्ग और वीक वर्ब जो है हमें ये डिफर करते हैं, फर्क बताते हैं कि जब हमने किस तरीके से इनको पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है। The past form of strong verbs is made by changing one or more vowels. Past form of strong verbs is made by changing, जब पास्ट फॉर्म हम बनाते हैं स्ट्रॉन्ग वर्ब्स के साथ, तो उसमें क्या होता है, वावल के साथ कुछ चेंज, एक या दो वावल के साथ चेंज करने वाले जो वर्ब्स हैं ना, वो हमारे स्ट्रॉन्ग वर्ब्स हैं। इसको गौर से देखें, बिगिन, बिगेन, बिगन, देखें ए और यू जो आपके वावल हैं, वो कहता है कि एक या दो वावल के साथ चेंज कर दिया जाए तो हमारे स्ट्रॉन्ग क्या होंगे, वर्ब्स। डू, डिड, डन, आई जो है आपका वावल है, वो जो आपका वावल है, तो देखें एक या दो वावल के साथ चेंज कर दिया जाए तो वो हमारे स्ट्रॉन्ग वर्ब्स आते हैं। हमने फॉर्म अक्सर पढ़ी होंगी, मोस्टली ऐसी भी फॉर्म्स होती हैं जो बहुत मुख्तलिफ, एक वर्ड की मुख्तलिफ फॉर्म्स होती हैं। यहाँ पे दूसरे में देखें, द पास्ट फॉर्म ऑफ वीक वर्ड्स इज मेड बाय एडिंग ईडी डी टी टू देयर प्रेजेंट फॉर्म्स। वो कहते हैं जो वीक वर्ड्स वो हैं जिनके साथ सिंपल अगर आप आगे ईडी लगा दें या डी लगा दें या टी लगा दें, आपने अगर फॉर्म पढ़ी हुई है उसमें आपने अक्सर देखा होगा, वाग, वागड़, वागड़, ईडी लगा दिया, अब लर्न, लर्नड, लर्नड, टी लगा दिया, तो ये हमारे क्या है, ये वीक वर्ड्स हैं। तो ये जिनकी आप हैयत और उनकी शक्ल ही चेंज हो जाए वावल के एडिशन के साथ, तो हमारे वो स्ट्रॉन्ग वर्ड्स होंगे, और जिनके आगे सिर्फ ईडी लगा दें या टी या डी लगा दें तो वो हमारे वीक वर्ड्स। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इरेगुलर वर्ब्स। इरेगुलर वर्ब्स वो होते हैं, irregular verbs are another category of verbs. They have no pattern for forming past tense and past participles. वो कहते हैं कि ये जो फॉर्म जो हम बनाते हैं, ये इरेगुलर वर्ब्स वो होते हैं, इनकी कोई पैटर्न नहीं है, ये बगैर तरतीब के इन्होंने बनाया हुआ, तो ये ऐसे वर्ब्स जो है क्या कहलाएंगे, इरेगुलर वर्ब्स कहलाएंगे। जैसे गो, वेंट, गॉन, अब कोई इसके लिए वो नहीं रखा है इन्होंने कि भाई वावल की कंडीशन जरूरी है कि लगानी कि नहीं लगानी, ऐसे नहीं है, उन्होंने अपने हिसाब से बना दिया, इसकी कोई तरतीब नहीं रखी। ईट, एट, ईटन, सिंग, सैंग, संग, तो ये हमारे कौन से कहलाएंगे, इरेगुलर वर्ब्स कहलाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड हमारी है ऑक्सिलरी वर्ब्स, इसको हेल्पिंग वर्ब्स भी आप कहते हैं। एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स हेल्प सम मेन वर्ब्स एंड इज आल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन सा होता है, मैंने आपको बताया कि जो सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब की हेल्प करे, इसकी मदद करे, तो इसको इमदादी भी कह सकते हैं, इमदादी वर्ब्स भी कह सकते हैं, ऐसे वर्ब्स जो मेन वर्ब की हेल्प करें। ऑक्सिलरी वर्ब्स आर कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। बी, डू, हैव, विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट, etc. तो ये मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास क्या हैं, ये ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जो क्या करते हैं सेंटेंस में मेन वर्ब की हेल्प करते हैं। एग्जांपल क्या है, आई शैल गो, अब गो आपका मेन वर्ब है, शैल क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब, ही विल कम, विल क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब, इसी तरह मे है, कैन है, डू है, तो नो आपका ये मेन वर्ब आ गया, डू आपका क्या आ गया हेल्पिंग वर्ब, हैव है, कम जो है आपका मेन है और है हेल्पिंग वर्ब, हैज, मस्ट,
तो ये आपके हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन से होते हैं? जो हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं, जो मेन वर्ब की हेल्प करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू आवर next slide, which is points to remember. So students, you must remember these points while making any sentence or recognizing the verb out of a sentence. The first one, if the subject of a sentence is plural, the verb should be plural, and if the subject is singular, the verb should be singular. क्या कह रहा है वो? अगर सब्जेक्ट आपका किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो क्या है? प्लूरल है, यानी कि जमा है, तो आपका वर्ब भी जो क्या होगा वो प्लूरल फॉर्म में होगा। और अगर सिंगुलर है तो आपका वर्ब भी सिंगुलर होगा। जैसे आप कहते हैं कि द बॉयज आर गोइंग। अब बॉयज के साथ जब एस लगा दिया, बॉयज सब्जेक्ट क्या हो गया? जमा हो गया, प्लूरल हो गया, तो उसके साथ आर लगाया हुआ है। अब ही इज गोइंग, अगर वो एक है तो अब बॉय इज, तो बॉय है तो बॉय इज गोइंग हो जाएगा। तो अगर सिंगुलर है तो उसके साथ आप सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, और अगर प्लूरल है तो प्लूरल यूज करेंगे। नेक्स्ट है, इफ द सब्जेक्ट हैज टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट जॉइंड बाय एंड, द वर्ब शुड बी प्लूरल। वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास दो सब्जेक्ट हों और वो एंड के साथ, जो कंजक्शन हमारी एंड उसके साथ ज्वाइंट हो रहे हों, तो फिर क्या होगा? फिर आप प्लूरल जो है वर्ब्स यूज करेंगे। जैसे अली एंड अमजद आर इन द क्लास। अब अली एंड अमजद जो है हमारे पास क्या हो गया? ये अब प्लूरल फॉर्म में आ गया, तो इसलिए हम वर्ब्स भी प्लूरल यूज करेंगे। नेक्स्ट है, कलेक्टिव नाउन्स यूजुअली टेक सिंगुलर वर्ब्स। एग्जाम्पल है, अ ग्रुप ऑफ बॉयज वाज प्लेइंग क्रिकेट। देखिए, जब कलेक्टिव नाउन आ जाएगा तो उसको आप ट्रीट जो करेंगे वो सिंगुलर वर्ब्स के तौर पे ट्रीट करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे सिंगुलर यूज करेंगे। देखें, अ ग्रुप ऑफ बॉयज, यानी कि क्या कह रहा है वो? एक लड़कों का ग्रुप वाज प्लेइंग, खेल रहा था क्या? क्रिकेट। तो उसको आप सिंगुलर के तौर पे यूज करेंगे। अगला पॉइंट है, वी यूज सिंगुलर वर्ब्स विद दीज वर्ड्स। इन जो ये लफ्ज जो आगे आप मुख्तलिफ किस्म के अल्फाज देख रहे हैं, वर्ड्स देख रहे हैं, इनके साथ आप क्या सिंगुलर वर्ब्स यूज करेंगे? अनदर, एनीबॉडी, एनीवन, एनीथिंग, ईच, एवरी, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, नीदर, नोबॉडी, नन, समबॉडी, etc. नेक्स्ट आपका जो है पॉइंट जो आपने याद रखना है, व्हेन नीदर और नॉर, ईदर और are used with singular nouns or pronouns, they go with singular verbs. वो कह रहा है कि नीदर और उसके साथ आप नॉर यूज करते हो, और ईदर के साथ आप और यूज करते हो। ये जब आ जाए सिंगुलर नाउन्स और प्रोनाउंस के साथ, सिंगुलर यानी कि सिंगुलर आए, तो उनके साथ आप सिंगुलर जो है वो वर्ब्स यूज करेंगे। एग्जांपल देखें, ईदर अली और असलम, इज गोइंग आ रहा है, इज आ रहा है, तो यहाँ पे क्या है? इज, आप सिंगुलर वर्ब्स यूज कर रहे हैं, टू बी द विनर। और नेक्स्ट पॉइंट में है, व्हेन नीदर नॉर ईदर और आर यूज प्लूरल। अगर अब प्लूरल में आपने यूज करना है, अब प्लूरल में देख लेते हैं। यहाँ पे हमने सिंगुलर में देखा था ना, अब यहाँ पे आप प्लूरल फॉर्म में देखें, नीदर द ग्रेप्स नॉर द मैंगोज आर स्वीट। अब आप देखें, आप आर यूज कर रहे हैं, आप कौन सा वर्ब यूज कर रहे हैं? प्लूरल फॉर्म में आप आर यूज कर रहे हैं। तो इसी तरह यहाँ पे आप इज यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारा सिंगुलर था, यहाँ पे आप प्लूरल है। तो नीदर नॉर के साथ और ईदर और के साथ अगर सिंगुलर आएगा तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, और प्लूरल आएगा तो प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। और लास्ट पॉइंट जो है वो हमारे पास जो है वो आप याद रखने वाला है, वो क्या है? व्हेन दे आर यूज्ड विद वन सिंगुलर एंड वन प्लूरल नाउन्स, द वर्ब्स मैचेस द क्लोजेस्ट सब्जेक्ट। अब यहाँ पे थोड़ी सी एक ऐसी सूरत हाल आ गई है कि ऐसा सेंटेंस आ गया कि जिसमें सिंगुलर भी है और प्लूरल दोनों यानी आ गए। तो सिंगुलर और प्लूरल नाउन जब आ जाए किसी एक ऐसे सेंटेंस में, तो क्या होगा? वर्ब्स जो है आपने कौन सा इस्तेमाल करना है? जो क्लोजेस्ट सब्जेक्ट है, जो बिल्कुल करीब जो सब्जेक्ट है, जिस यानी कि जहाँ पे आप वर्ब लगा रहे हो, तो उस वर्ब के साथ जो आप देखोगे सबसे पहले जो सब्जेक्ट आएगा, तो उस सब्जेक्ट को देखते हुए आपने क्या करना है? अगर वो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर लगा दें, अगर वो सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल लगा दें। देखिए इसकी एग्जांपल, ईदर माई पेरेंट्स और माई आंट इज अराइविंग सून। देखिए माई आंट, अब ये इज जो है ये वर्ब है, अब इसके बिल्कुल करीब जो है सब्जेक्ट कौन सा है? माई आंट। माई आंट है जो है वो क्या है? सिंगुलर है, तो इसलिए उसने इज यूज किया है। अब नेक्स्ट उसमें देखें, नीदर सारा नॉर हर सिस्टर्स आर एट होम टुडे।
अब आर क्यों लगाया यहाँ पे, क्योंकि हर सिस्टर्स जो क्लोजेस्ट सब्जेक्ट है वो प्लूरल फॉर्म में है, तो क्या होगा, तो वो वहाँ पे उसने आर यूज। तो स्टूडेंट्स, this was our today's lecture, which was about verbs and its kinds. I hope you may understand it. uh, until the next lecture, we are now going to end this meeting. Until the next lecture, Allah Hafiz and Assalamu Alaikum.